नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं हिंदी साहित्य नेट जेआरएफ की। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ दिसंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। प्लेटो के अनुसार एक समर्थ कवि काव्य रचना किस प्रकार करता है? ऑप्शन ए, किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा देवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर। बी, सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा और देवी शक्ति से अभिभूत होकर। सी, देवी शक्ति की भूमिका से निरपेक्ष कलात्मक प्रेरणा द्वारा। या फिर डी, अपने वैज्ञानिक ज्ञान के सम्यक प्रयोग द्वारा। तो इसका आंसर होगा हमारा ए, किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा देवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर। चलिए प्रश्न संख्या 2। तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास है। ए, महाभोज। बी, अंधेरे बंद कमरे। सी, आपका बंटी। या डी, शेखर एक जीवनी। तो इसका सही आंसर हमारा आ जाएगा आपका बंटी। देखिए ऑप्शन ए है, मैं आपको ये चारों ही बता देती हूँ। महाभोज है, मन्नू भंडारी जी का उपन्यास है, 1979 का है। और ये इनका जो उपन्यास है राजनीति के ऊपर, सुकूल बाबू ये सारे जो हैं राजनीति के ऊपर ये आधारित है। इसका विषय राजनीति है। अंधेरे बंद कमरे जो इनका उपन्यास है वो है मोहन राकेश जी का, 1961 का। और इसका जो विषय है वो है दिल्ली के अभिजात्य वर्गीय हरवंश और नीलिमा के दाम्पत्य जीवन का इसमें चित्रण दिखाया गया है। आपका फिर शेखर एक जीवनी आ जाएगा। शेखर एक जीवनी अज्ञे जी का है। ये 2 भागों में डिवाइड है। पहला भाग है इसका 1940 का। इसमें नायक शेखर के कैशोर्य का विश्लेषण किया गया है। और भाग 2 आ जाएगा इनका 1944 में, जिसका विषय आपका हो जाएगा शेखर के युवा काल की मानसिक स्थिति का अंकन। प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित मिथकीय कविताओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। प्रमेथ्यु गाथा, जय भारत, आत्मजयी और संशय की एक रात। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, ये प्रमेथ्यु गाथा है, लंबी कविता है, किसकी है? धर्मवीर भारती जी की है। जय भारत किसका है? 1952 का है, मैथिली शरण गुप्त जी का है। आत्मजयी है, 1965 की है, कुंवर नारायण जी का प्रबंध काव्य है। संशय की एक रात 1962 की है। देखिए ये ध्यान रखिए, संशय की एक रात, एक है तो 2 आएगा। 1962 की नरेश मेहता जी की है ये, और ये क्या है? प्रबंध काव्य है। प्रश्न संख्या 4। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? ए, गिलक्राइस्ट। बी, पिनकार्ट। सी, विलियम जोन्स। या फिर डी, ग्रियर्सन। तो इसका हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा जॉन गिलक्राइस्ट। सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना हुई थी, जिसमें हिंदी और उर्दू के अध्यापक के रूप में जॉन गिलक्राइस्ट की नियुक्ति हुई। लल्लूलाल और सदल मिश्र जो थे दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज में नियुक्त थे, लल्लूलाल और सदल मिश्र जी। प्रश्न संख्या 5 है, रामविलास शर्मा कृत महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण का प्रकाशन काल क्या है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, बताइए। ए, 1965। बी, 1977। सी, 1982। या डी, 1972। तो इसमें मैंने राइट भी लगाया हुआ है। इसका आंसर है हमारा सी, बी, 1977। बी, 1977। प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित आचार्यों का सही कालक्रम चुनिए। रुयक, कुंतक, आनंदवर्धन, दंडी। बी, कुंतक, आनंदवर्धन, रुयक या फिर दंडी। सी, आनंदवर्धन, दंडी, रुयक या फिर कुंतक। या फिर डी, दंडी, आनंदवर्धन, कुंतक या युरक। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा दंडी। दंडी कब के हैं? 7वीं शती के। आनंदवर्धन कब के हैं? 9वीं शती के मध्य भाग के। कुंतक है 10वीं शती, और इनका कहीं कहीं 11वीं शती भी लिखा हुआ है, तो 10वीं और 11वीं शती का हो जाएगा। और रुयक है हमारे 12वीं शती। तो ये है दंडी, आनंदवर्धन, कुंतक और रुयक। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है? ए, वानभट्ट की आत्मकथा। बी, पुनर्नवा। सी, टेढ़े मेढ़े रास्ते। डी, वैशाली की नगरवधू।
चलिए हम इन चारों को आपको बता देते हैं। पहला है वानभट्ट की आत्मकथा, 1946 इसका प्रकाशन वर्ष है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये है। इसकी विषय वस्तु क्या है? सांस्कृतिक है ये, ऐतिहासिक सांस्कृतिक दोनों है ये। पुनर्नवा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही है, 1973 का है। ये भी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक में आ जाएगा। टेढ़े मेढ़े रास्ते, ये किन का है? भगवती चरण वर्मा जी का है, 1946 का है। ये हमारा आएगा राजनीतिक उपन्यास, जिसमें गांधीवाद, साम्यवाद और आतंकवाद को टेढ़े मेढ़े रास्ते के रूप में चित्रित किया गया है। अगला है वैशाली की नगरवधू, ये किसका है हमारा? ये हमारा चतुरसेन शास्त्री जी का है। प्रकाशन वर्ष 1949 है। ये भी हमारा ऐतिहासिक सांस्कृतिक है, जिसका विषय है बुद्धकालीन सांस्कृतिक और राजनीतिक टकराहट का चित्रण। तो इसका हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, टेढ़े मेढ़े रास्ते। प्रश्न संख्या 8, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? ए विकृत अव्यय, बी कारक, सी संबंध सूचक, डी क्रिया विशेषण। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, कारक। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से गीति नाट्य कौन से हैं? ए अग्निलेख, बी उन्मुक्त, सी नेपथ्य राग, डी त्रिशंकु। अब इसका सही विकल्प देखिए, ए होगा, बी या सी, बी ऑप्शन है, ए या बी, सी ऑप्शन है, ए या डी, या डी फिर ऑप्शन है ए और सी। तो इसका हमारा जो सही आंसर निकल के आएगा वो आएगा बी। बी कैसे है अब मैं आपको बता देती हूँ। अग्निलेख, अग्निलेख किसका है? 1976 इनका प्रकाशन वर्ष है। गीति नाट्य है, भारत भूषण अग्रवाल जी का है। 1976 प्रकाशन वर्ष, भारत भूषण अग्रवाल का। उन्मुक्त, उन्मुक्त किसका है? 1940 का, 40 सियाराम शरण गुप्त, गीति नाट्य। नेपथ्य राग, नेपथ्य राग हमें पता है मीराकांत का है, 2004 का है, नाटक है। नेपथ्य राग मीराकांत का 2004 का नाटक है। त्रिशंकु, त्रिशंकु क्या है? निबंध है, अज्ञे जी का है, 1945 का है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, ए और बी, यानी कि अग्निलेख और उन्मुक्त। प्रश्न संख्या 10, तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें कबीर को, यानी कि कबीर के बारे में ये बात हो रही है, पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी। एकेश्वरवादी ना कह सकते हैं, न ही अद्वैतवादी कह सकते हैं। कबीर से संबंधित यह विचार किसका है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी राहुल सांकृत्यायन, या फिर डी माता प्रसाद गुप्त। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी, रामचंद्र शुक्ल। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित नहीं है? ए रसात्मक बोध के विविध रूप, बी सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध, सी साधारणीकरण और व्यक्ति विचित्रवाद, डी काव्य में लोकमंगल की साधना अवस्था। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध। ये किसका है हमारा? ये हमारा अज्ञे जी का है। बाकी जो तीनों हैं निबंध वो हमारे रामचंद्र शुक्ल जी के हैं। रसात्मक बोध के विविध रूप, साधारणीकरण और व्यक्ति विचित्रवाद, काव्य में लोकमंगल की साधना अवस्था। ए, सी और डी ये तीनों रामचंद्र शुक्ल के हैं, जबकि बी हमारा अज्ञे जी का है। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित ग्रंथों का सही कालक्रम क्या है? ए एस्थेटिक लिटरेरिया बायोग्राफिया द सेक्रेड वुड पोएटिक्स, बी पोएटिक्स लिटरेरिया बायोग्राफिया एस्थेटिक द सेक्रेड वुड, सी लिटरेरिया बायोग्राफिया एस्थेटिक द सेक्रेड वुड पोएटिक्स, या फिर डी द सेक्रेड वुड पोएटिक्स लिटरेरिया बायोग्राफिया एस्थेटिक। तो इसका हमारा सही आंसर हमें पता है क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? हमारा सही हो जाएगा इसका हमारा बी, क्योंकि सबसे पहले पोएटिक्स अरस्तु का, बायोग्राफिया लिटरेरिया, बायोग्राफिया ये उल्टा नाम लिख दिया। बायोग्राफिया लिटरेरिया किसका है? कॉलरिज का, 1817 का। एस्थेटिक 1902 का, क्रोचे का। द सेक्रेड वुड इलियट का, 1920 का। पोएटिक्स अरस्तु का, बायोग्राफिया लिटरेरिया 1817 का, कॉलरिज का। एस्थेटिक 1902 का, क्रोचे का, और द सेक्रेड वुड इलियट का 1920 का। प्रश्न संख्या 13, भरत द्वारा निर्दिष्ट सात्विक भावों का इनमें से कौन सा समूह सही है? देखिए मैं आपको इसको बता देती हूँ।
भाव हैं जो हमारे रस के अवयव हैं, कितने होते हैं? 4। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी अथवा व्यभिचारी भाव। ये हमारा अनुभाव जो है, अनुभाव के फिर 4 ऑप्शन 4 वो होते हैं, प्रकार होते हैं, सात्विक, कायिक, मानसिक और आहार्य। तो ये हमारा सात्विक भाव, अनुभाव के प्रकार यानी कि सात्विक भाव के हैं। कौन कौन से? 8 बताए गए हैं हमारे। स्तंभ, शरीर की गति का रुक जाना, स्वेद यानी कि पसीना आ जाना, रोमांच यानी कि रोए खड़े हो जाना, स्वर भंग यानी कि स्वाभाविक रीति से आवाज ना निकलना, 5 कंप या इसको वेपतु भी कहते हैं, शरीर का कांपना, 6 विवर्णता जैसे कि चेहरे का रंग बदल जाना, 7 अश्रु आंखों में आंसू निकलना और 8 है प्रलाप या प्रलय, इसको प्रलाप भी बोलते हैं या प्रलय भी, जिससे कि शरीर का चेतना शून्य होकर सुध बुध खो देना। तो इसका हमारा हो जाएगा, देखिए ऊपर रति इसमें आ गया, रति नहीं है। ऑप्शन ए में स्वेद, रति, वैपतु, वैपर्य, प्रलय, रति नहीं है सात्विक भावों में। नीचे आ गया स्तंभ, रोमांच, निर्वेद, स्वरभंग, ब्रीडा नहीं है इसमें से। ऑप्शन सी देखिए, वैपथु, वैपर्ण्य, अश्रु, रोमांच, स्तंभ, ये हमारे सी हो जाएगा। तो हमारे सात्विक भाव 8 कौन कौन से हैं? स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवर्णता, अश्रु, प्रलाप। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। प्रश्न संख्या 14, उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर कौन से कथन सही हैं? ए, शक्तिशाली और दुर्धर्ष पुरुष भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं। बी, उर्वशी मानवी है। सी, उर्वशी कहती है ये देवभाव भ्रांति है। या डी, पुरुरुवा के अनुसार मातर्य भाव को देवता कहा जा सकता है। तो ये हमारा किसका है? उर्वशी। ये हमें पता है किसका है, मैथिली शरण गुप्त जी का है, 1909 की ये रचना है। इसके विकल्प ए है, ए और बी, बी ए और डी, सी बी और सी और डी ए और सी। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि शक्तिशाली और दुर्दश पुरुष भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं और उर्वशी कहती है यह देह भाव भ्रांति है। प्रश्न संख्या 15, मैं कहता हूँ आखन देखी तू कहता कागद की लेखे। इस काव्य पंक्ति का आशय क्या है? इसमें कबीर मतलब क्या कहना, कबीर की पंक्ति है ये, तो इसमें क्या कहना चाहते हैं वो, आशय क्या है इसका? ए, प्रत्यक्ष ज्ञान और पुस्तकीय ज्ञान एक ही है। बी, प्रत्यक्ष ज्ञान को ही पुस्तकों में लिखा जाता है। सी, प्रत्यक्ष ज्ञान पुस्तकीय ज्ञान से हीन है। डी, स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है, यानी कि जो हमारे साथ हो रहा है, जो हम अपना महसूस करते हैं, वो शास्त्रीय ज्ञान हमारा सबसे बड़ा है। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से व्यंग्य रचनाएं कौन सी हैं? ए, भूलने के विरुद्ध। बी, जीप पर सवार इल्लियां। सी, अपनी अपनी बीमारी। डी, निषाद बांसुरी। ऑप्शन ए देख लीजिए इसका, ए और बी, बी और बी, बी और डी, सी ए और सी और डी है बी और सी। तो मैं आपको ये सारे पहले बता देती हूँ, फिर आप बताइए। देखिए, भूलने के विरुद्ध है हमारी व्यंग्य रचना नहीं है ये है हमारी रमेश चंद्र शाह का है, 1990 का है। जीप पर सवार इल्लियां, ये शरद जोशी की रचना है, व्यंग्य रचना है, 1971 की है। अपनी अपनी बीमारी है 1972 की, हरिशंकर परसाई जी की, बिल्कुल व्यंग्य रचना है। निषाद बांसुरी, ये हमारी कुबेर रात की है, 1974 की। तो हमारा ऑप्शन निकल जाएगा बी और सी। ये किस में है? ऑप्शन नंबर डी में, बी और सी। प्रश्न संख्या 17, सर्वसुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा किस उपन्यास में उल्लिखित है? ए, देवरानी जेठानी की कहानी। बी, वामा शिक्षक। सी, भाग्यवती। डी, निस्सहाय हिंदू। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, देवरानी जेठानी की कहानी। सर्वसुख नामक अग्रवाल बनिया इसी में है। ये हमारा इसका प्रकाशन वर्ष 1870 का है। उपन्यासकार कौन है इसके? पंडित गौरी दत्त जी। वामा शिक्षक कब का है? 1872 का है, ईश्वरी प्रसाद और कल्याण राय जी का है। सी, भाग्यवती किसका है? श्रद्धाराम फुल्लोरी जी का है, प्रकाशन वर्ष 1877 है। निस्सहाय हिंदू राधाकृष्ण दास जी का है, 1890 का है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 18, रचना के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? ए, सरहप्पा पुष्पदंत अब्दुल रहमान लुइपा। बी, लुइपा सरहप्पा अब्दुल रहमान पुष्पदंत
सी पुष्पदंत सरहपा लुइपा अब्दुल रहमान या डी सरहपा लुइपा पुष्पदंत अब्दुल रहमान। तो इसका हमारा देखिए सरहपा, शबरपा, लुइपा ये हमारे तीनों एक साथ आते हैं। सरहपा का जो जन्म है वो है 769 का और शबरपा और लुइपा। इसके बाद हमारे आ जाते हैं कौन, पुष्पदंत 10वीं शती के, अब्दुल रहमान 12वीं शती के। तो इसका हमारा जो सही ऑप्शन बैठेगा वो है हमारा डी, सरहपा लुइपा पुष्पदंत और अब्दुल रहमान। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से दलित जीवन पर आधारित उपन्यास है। ए धरती धन्ना अपना, बी ठीकरे की मंगनी, सी खटगुलाब, डी यथा प्रस्तावित। अब विकल्प देख लीजिए, ए होगा ए या बी ए और डी, सी और डी और डी है बी और डी। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए धरती धन्ना अपना और डी यथा प्रस्तावित। तो बी निकल जाएगा, ए और डी बी में है। चलिए मैं अब आपको इसकी व्याख्या बता देती हूँ। धरती धन्ना अपना, धरती धन्ना अपना 1972 का है। किसका है, जगदीश चंद्र माथुर जी का है। इसमें क्या है, इसमें दलित जीवन की पंजाब के दोआबा क्षेत्र की जो कहानी है इसमें। इसके जो मुख्य पात्र हैं काली और ज्ञानू है। और गिरिराज किशोर जी का उपन्यास यथा प्रस्तावित भी हमारा दलित जीवन से प्रभावित है। इसका पूरा रचना तंत्र चकित करने वाला है। इसके कथानक दलित जीवन के इर्द गिर्द बुना गया है। यह उपन्यास एक ऐसा प्रयोग है जो बहुत कुछ नया जोड़ता है, जिसे आगे परंपरा से फूटी हुई आधुनिकता की रचना दीप्ति का नाम भी हम दे सकते हैं। ये इसके दोनों आंसर सही हो जाएंगे, धरती धन्य अपना और यथा प्रस्तावित, ये दोनों दलित हैं। आगे ठीकरे की मंगनी किसका है, ये आपको बता देती हूँ मैं, 1989 का है। किसका है, नासिरा शर्मा जी का। खटगुलाब 1996 का है, मृदुला गर्ग का। प्रश्न संख्या 20, श्रद्धा और ईडा से संबंधित मुक्तिबोध के सही कथन कौन से हैं। ईडा का व्यक्तित्व सामाजिक सार्वजनिक महत्व से विन्यस्त है। श्रद्धा के पास कोई अपना सार्वजनिक जीवन नहीं है। सी ईडा बुद्धिवाद का प्रतीक है। या डी श्रद्धा में आत्मबंध भावुकता का अभाव है। इसकी विकल्प देख लीजिए, ए बी और सी, बी ए और बी, सी और डी या डी फिर ए और डी। तो इसका देखिए होगा मुक्तिबोध, मुक्तिबोध के अनुसार देखने हमें। चलिए देखिए ये क्या है, जयशंकर प्रसाद की रचना है, महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद जी का कामायनी। 1935 इसका प्रकाशन वर्ष है। इसमें 15 सर्ग हैं। पात्र कौन कौन से हैं इसके, मनु, श्रद्धा, ईडा, कुमार, बुद्धि। तो इसके जो 15 सर्ग हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको एक बार जल्दी से बता देती हूँ। 15 सर्ग कौन से हैं इनके, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईडा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। चलिए इसके सही आंसर हो जाएंगे हमारे ऑप्शन ए और बी। ईडा का व्यक्तित्व सामाजिक सार्वजनिक महत्व से विन्यस्त है और श्रद्धा के पास कोई अपना सार्वजनिक जीवन नहीं है। प्रश्न संख्या 21, 2 कथन दिए गए हैं अभिकथन, इनमें से देखने हैं कौन सा अभिकथन सही, तर्क सही क्या कहता है। अभिकथन कहता है भारतेंदु युग में मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व है, बिल्कुल सही बात है। तर्क कहता है कि क्योंकि उस समय का भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा था, बिल्कुल दोनों बिल्कुल सही बातें हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी, सही। प्रश्न संख्या 22, हिंदी में प्रचलित सिफारिश किस भाषा का शब्द है। सिफारिश है, ए हिंदी, बी फारसी, सी अरबी, डी तुर्की। तो सिफारिश हमारा हो जाएगा अरबी भाषा का। और कौन कौन से हो जाएंगे हमारे अरबी भाषा के, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। वकील, अदालत, एहसास, गरीब, इस्तीफा। अरब में क्या होता है, अरब में सिफारिश नहीं लगती गरीबों की, गरीब शब्द भी वही है, गरीबों की सिफारिश नहीं लगती उनको। अदालत में वकील के सामने एहसास दिलाया जाता है कि आप अपनी गरीबी से इस्तीफा दो। ये सारे शब्द हमारे हो जाएंगे अरबी के। तुर्की के देखो कौन कौन से हो जाएंगे, तुर्की यानी कि उर्दू हमारा तुर्की का शब्द है। उर्दू में तर्क वितर्क मत करो आप, क्यों, क्योंकि हमारे पास चाकू, कैंची, तोप, बंदूक, बारूद, कालीन सब कुछ है। ये हमारे तुर्की के कुछ शब्द हो जाएंगे। अरबी के वकील, अदालत, एहसास, गरीब, इस्तीफा आदि। प्रश्न संख्या 23, 2 कथन है, बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत। अभिकथन है, जैसे विश्व में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति होती है वैसे ही नाटक में रस की, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि संघर्ष की नाट्य स्थितियों में ही रसास्वादन की प्रक्रिया विकसित होती रहती है। ये दोनों बिल्कुल सही बातें हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ए भी सही और आर भी सही। प्रश्न संख्या 24, जमीन पक रही है किसका कविता संग्रह है।
ए नागार्जुन, बी नरेश मेहता, सी केदारनाथ अग्रवाल या केदारनाथ सिंह। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केदारनाथ सिंह। इनका जन्म 1934 का है और इनकी जो रचनाएं हैं वो मैं बताती हूँ। कविताएं इनकी जैसे कि काव्य हैं अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, बाग, तोल्स्टॉय और साइकिल। इसकी छोटी सी ट्रिक देखो, अभी बिल्कुल अभी देखो, अभी देखो आप, जमीन पक गई है, यहाँ से देखो जहाँ मैं खड़ी हूँ, यहाँ से देखो, अकाल पड़ गया फिर भी पक गई हमारी जमीन। उत्तर कबीर यानी कि वो कबीर को दिखा रहे हैं अपनी जो जमीन है कि वहां पर बाग भी आ गया, और तोल्स्टॉय और साइकिल। प्रश्न संख्या 25 है, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? ए परिंदे, ईदगाह, आकाशदीप या उसने कहा था। बी उसने कहा था, आकाशदीप, ईदगाह या परिंदे। सी आकाशदीप, परिंदे, उसने कहा था या ईदगाह। डी ईदगाह, आकाशदीप, परिंदे या उसने कहा था। मैं आपको ऊपर से बता देती हूँ। जैसे ऑप्शन ए में देखिए, परिंदे, परिंदे हमारी कब की है? 1960 की है। किसकी है? निर्मल वर्मा की कहानी संग्रह है। ईदगाह 1933 का है। किसका है? प्रेमचंद का है। आकाशदीप, आकाशदीप कब की है? जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह है, 1928 का है। इनके हैं छाया, जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह है छाया 1912 की, प्रतिध्वनि 1926 की, आकाशदीप 28 की, आंधी 31 की और इंद्रजाल 36 की। तो आकाशदीप है 28 की। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, सबसे पहली है 1915 की। इसमें से ऑप्शंस में से तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसने कहा था 1915, आकाशदीप 1928, ईदगाह 33 और परिंदे 1960। प्रश्न संख्या 26, अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, यह कथन किस आलोचक ने किसके बारे में कहा था? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निराला के बारे में। बी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बालकुमुद गुप्त के बारे में। सी रामचंद्र शुक्ल ने जयप्रसाद के बारे में। या डी नंद दुलारे वाजपेयी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में। तो आप बताइए, इसका जो हमारा बिल्कुल एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किसके बारे में? बालकुमुद गुप्त के बारे में। ठीक है, देखिए इसने हुआ ये था, इन दोनों के बीच में अनिश्चितता शब्द को लेकर हो गया था इन दोनों का झगड़ा। किसका? बालकुमुद गुप्त का और महावीर प्रसाद द्विवेदी का। पूरा बताती हूँ। बालकुमुद गुप्त थे जो बालमुकुंद गुप्त, बाबू बालमुकुंद गुप्त ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध भाषा और व्याकरण से अनिश्चितता शब्द को लेकर उसकी आलोचना आत्माराम नाम से की थी। बालमुकुंद गुप्त ने जवाब में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या लिखा फिर? सर्गरो नरक ठिकाना नहीं। ठीक है, इन दोनों का चल गया झगड़ा। तो इसमें इन दोनों का झगड़ा था, लेकिन फिर भी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ये कहा है कि बालकुमुद गुप्त जो हैं वो अच्छी हिंदी लिखते थे। प्रश्न संख्या 27, अपने काव्य सिद्धांत की निर्मित के लिए किस पाश्चात्य आचार्य ने सहजानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया है? ए मैथ्यू आर्नोल्ड, बी क्रोचे, सी लोजाइनस, डी इलियट। तो इसका हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा बी क्रोचे। आचार्य क्रोचे अपने काव्य सिद्धांत की निर्मित के लिए सहजानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया इन्होंने, और इनका जो अभिव्यंजनावाद के ये प्रवर्तक हैं क्रोचे। एस्थेटिक नाम का इनका ग्रंथ है जो 1902 का प्रकाशन वर्ष है जिसका। प्रश्न संख्या 28, कवि कर्म और काव्य भाषा किस आलोचक की समीक्षा कृति है? ऑप्शन ए मलयज, बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, सी परमानंद श्रीवास्तव और डी प्रभाकर श्रोत्रिय। तो इसका हमारा सही आंसर होगा परमानंद श्रीवास्तव। ये श्रीवास्तव है, प्रीवास्तव नहीं, श्रीवास्तव। तो इनके जो हैं आलोचना कौन कौन सी हैं मैं बता देती हूँ थोड़ी सी। नई कविता का परिप्रेक्ष्य इनकी 1965 की है। हिंदी कहानी की रचना प्रक्रिया 1965 की। उपन्यास का यथार्थ और रचनात्मक भाषा, समकालीन कविता का व्याकरण, शब्द और मनुष्य, कविता का अर्थाती। इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी प्रभाकर श्रोत्रिय की कविता की तीसरियाँ की, हमें याद रखनी है। कविता की तीसरियाँ प्रभाकर श्रोत्रिय की है, 1980 की है। और कवि कर्म और काव्य भाषा हमारी परमानंद श्रीवास्तव की है।
प्रश्न संख्या 29, आनंदवर्धन ने किस काव्य को ध्वनि कहा है? ए, जिसमें शब्द और अर्थ दोनों अपना महत्व बनाए रखकर अर्थ प्रतिपादन करें। बी, जिसमें शब्द की सत्ता गौण और अर्थ की सत्ता प्रमुख हो। सी, जहां शब्द और अर्थ दोनों अपने अर्थ का उत्सर्जन कर व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करें। डी, जहां अर्थ की सत्ता गौण और शब्द की सत्ता प्रधान हो। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, जहां शब्द और अर्थ दोनों अपने अर्थ का उत्सर्जन कर व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करें। प्रश्न संख्या 30 है, निम्नलिखित में से हिंदी के यात्रा वृत्तांत हमारे कौन से हैं? ए, याद होना की याद हो। बी, अरे यायावर याद रहेगा। सी, आखिरी चट्टान तक। डी, जिनकी याद हमेशा रहेगी। अब विकल्प देख लेते हैं। ए है बी और डी, बी है ए और बी, सी है ए और डी और डी है बी और सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अरे यायावर रहेगा याद 1953 का अज्ञे जी का है यात्रा वृत्तांत। आखिरी चट्टान तक किसका है? हमारा मोहन राकेश का है। तो ये दोनों हमारे यात्रा वृत्तांत है। और याद होना की याद हो और जिनकी याद हमेशा रहेगी, ये दोनों है हमारे संस्मरण। तो बी और सी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। प्रश्न संख्या 31, दो विकल्प हैं। ए है, दलित चिंतन और साहित्य में अभिव्यक्त मनुष्य गांधी का हरिजन ही है। तर्क है फिर इसका, क्योंकि दलित साहित्य में मुख्यतः बाबा साहब अम्बेडकर के सामाजिक राजनीतिक चिंतन को अपनाया गया है। ऑप्शन ए है गलत आर सही, बी है ए सही आर सही, सी है ए गलत आर सही, डी है ए सही आर गलत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए गलत और आर सही। प्रश्न संख्या 32, राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या? विश्व में रहमय हुए नहीं सभी कहीं हो क्या? तब मैं निरीश्वर हूँ ईश्वर क्षमा करे, तुम न रमो तो मन तुम में रमा करे। ये मैथिली शरण गुप्त ने राम के विषय में किस ग्रंथ में कहा है? ए पंचवटी, बी साकेत, सी नहुष और विष्णुप्रिया डी। तो ये कहा है हमारा ऑप्शन नंबर बी साकेत। 1931 की रचना है इनकी, इसमें इन्होंने ये राम के बारे में बातें कही हैं। प्रश्न संख्या 33, भीष्म साहनीकृत तमस उपन्यास का कथानक किस मुख्य विषयों पर केंद्रित है? ए विभाजन की त्रासदी, बी सामाजिक विषमता, सी स्त्री विमर्श या डी सांप्रदायिक विद्वेष। विकल्प देख लेते हैं। ए है ए और डी, बी है ए और बी, सी है बी और सी, डी है सी और डी। तमस उपन्यास भीष्म साहनी जी का है। प्रकाशन वर्ष इसका 1973 है, जिसकी विषय वस्तु क्या है? विभाजन की त्रासदी है और सांप्रदायिक विद्वेष है। विभाजन की त्रासदी और सांप्रदायिक विद्वेष। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए और डी। ए और डी किसमें है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। ए विभाजन की त्रासदी और डी सांप्रदायिक विद्वेष। प्रश्न संख्या है हमारी 34, निम्नलिखित में से कौन से कथन रामविलास शर्मा के हैं? ए साहित्य की प्रचारात्मकता का प्रश्न सामाजिक जीवन की यथार्थता की कसौटी पर हल किया जा सकता है। बी वास्तविक जीवन तथ्यों को ओझल रखकर श्रेष्ठ साहित्य की रचना की जा सकती है। सी पिछली संस्कृति से नाता तोड़कर हवा में नई संस्कृति को जन्म नहीं दिया जा सकता। डी अतीत के बिना भी वर्तमान को समझा जा सकता है। तो इसके विकल्प देख लेते हैं। ए है ए और सी, बी है ए और बी, सी है बी और सी और डी है बी और डी। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ए। ऑप्शन ए और सी सही है, यानी कि साहित्य की प्रचारात्मकता का प्रश्न सामाजिक जीवन की यथार्थता की कसौटी पर हल किया जा सकता है और पिछली संस्कृतियों से नाता तोड़कर हवा में नई संस्कृति को जन्म नहीं दिया जा सकता। तो ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 35, कॉलरिज के अनुसार कल्पना दार्शनिक चिंतन का परिणाम नहीं है। कल्पना कार्यत्री प्रतिभा है, यही कवि की सृजनात्मकता है। कल्पना की मूल प्रकृति केवल अनुकृति परक है। कल्पना में वैज्ञानिक सुशृंखलता नहीं होती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, यानी कि बी और डी। कल्पना कार्यत्री प्रतिभा है, यहाँ कवि की सृजनात्मकता है। कल्पना में वैज्ञानिक सुशृंखलता नहीं होती। ऑप्शन बी इज द राइट। प्रश्न संख्या 36, किस आचार्य ने शक्ति लोक व्यवहार आदि से प्राप्त निपुणता तथा काव्यांगों की शिक्षा प्राप्त कर किया गया अभ्यास को काव्य का हेतु माना है? ए अभिनव गुप्त, बी विश्वनाथ, सी राजशेखर, डी मम्मट। तो इसका सही आंसर है हमारा काव्य का हेतु माना है मम्मट ने। प्रश्न संख्या 37, आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है? तो आवारा मसीहा हो जाएगी हमारी, बताइए किसकी? ए शरद चंद्र, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी बंकिम चंद्र
या फिर डी विमल पत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए शरद चंद्र। 1974 की विष्णु प्रभाकर ने ये इनके ऊपर लिखी है। प्रश्न संख्या 38 है, नीत्शे का संबंध किस विचारधारा से है? ए मनोविश्लेषणवाद, बी उत्तर आधुनिकतावाद, सी मार्क्सवाद या डी अस्तित्ववाद। तो इसका हमारा सी आंसर हो जाएगा, इसका हमारा बी आंसर हो जाएगा उत्तर आधुनिकतावाद। नीत्शे का संबंध उत्तर आधुनिकतावाद से है। प्रश्न संख्या 29 है, पीछा लागा जाय था लोक वेद के साथ ही, आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया हाथी। इसमें कबीर क्या कहना चाहते हैं? ए लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था। बी लोक और वेद की रूढ़िवादिता ने परम तत्व के विज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया। सी सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश से मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया। या फिर डी सतगुरु ने दीपक थमाकर संसार में भटकने के लिए छोड़ दिया। तो इसके विकल्प देख लीजिए, ए है ए और बी है ए और सी है बी और सी और डी है बी और डी। तो इसका सही विकल्प हमारा हो जाएगा बी, ए और सी। तो बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 40 है, निम्नलिखित विचारधाराओं को उनसे संबंध लेखकों से सुमेलित कीजिए। मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद, मनोविश्लेषणवाद और उत्तर आधुनिकतावाद। ऑप्शन ए बी सी डी 4 विकल्प दिए गए हैं, मैं आपको इसको बता देती हूँ, टाइम खराब नहीं करते इस क्वेश्चन में। मार्क्सवाद हमारा है एंगल्स का, मार्क्सवाद है एंगल्स का। अस्तित्व में कौन रहते हैं? कॉफका। अस्तित्ववाद कॉफका का। मनोविश्लेषणवाद, मनोविश्लेषणवाद किसकी है? युंग की है। उत्तर आधुनिकतावाद किसकी है? रोला बार्थ की। जैसे कि हम इसकी ट्रिक से कर सकते हैं कि उत्तर दो हमें, नहीं तो हम रोएंगे। रोला मतलब रोएंगे या फिर रोला मचाएंगे, शोर मचाएंगे, रोला बार्थ। ऐसे आप इसकी ट्रिक निकाल सकते हैं। तो इसका सही हमारा विकल्प में से हो जाएगा ए। विकल्प में से कौन सा हमारा हो जाएगा? ए। मार्क्सवाद का एंगल्स, अस्तित्ववाद का काफ्का, मनोविश्लेषणवाद युंग की और उत्तर आधुनिकतावाद रोला बार्थ की। प्रश्न संख्या 41 है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? स्वप्न साकेत पल्लव आंसू, या फिर बी साकेत स्वप्न पल्लव आंसू, या फिर सी आंसू पल्लव स्वप्न साकेत, या फिर डी पल्लव स्वप्न आंसू साकेत। देखिए, सबसे पहले इसमें आ जाएगी हमारी आंसू। आंसू हमारी कब की है? जयशंकर प्रसाद की है। कब की है? 1925 की। छायावादी रचना झरना 1918 की, आंसू 25 की, लहर 33 की और कामायनी 35 की। ये इनकी चारों छायावादी रचना थी, हैं जो जयशंकर प्रसाद की हैं। पल्लव किसका है? 1928 का, सुमित्रानंदन पंत का। पल्लव भी छायावादी रचना है। गुंजन 1932 की है, सुमित्रानंदन पंत की रचना है छायावादी, जो है उच्छ्वास 20 की, ग्रंथि 20 की, वीणा 27 की, गुंजन और पल्लव 28 की, गुंजन 32 की। स्वप्न किसकी है? 1929 की, रामनरेश त्रिपाठी की। रामनरेश त्रिपाठी जी का ये क्या है? खंड काव्य है। इनके 3 खंड काव्य हैं, पथिक है, स्वप्न है और मिलन है। मिलन 1917 का है, पथिक 1920 का है, स्वप्न 1929 का है। मानसी उनकी 1927 की फुटकर कविताओं का संग्रह है इनका। मानसी 1927 की फुटकर कविताओं का संग्रह है। और साकेत 1931 की है, मैथिली शरण गुप्त की। तो इसका हमारा सही जो आंसर होगा वो हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, आंसू पल्लव स्वप्न साकेत। प्रश्न संख्या 42 है हमारी, शास्त्र अनुसार अर्थ प्रकृति के प्रकार हैं। यत्न, बिंदु, विमर्श, बीज। देखिए, मैं इसको आपको सारा बता देती हूँ पहले। शास्त्र अनुसार अर्थ प्रकृति के 5 होते हैं प्रकार। कितने? 5। तो ट्रिक से बता देती हूँ। सबसे पहले होगा बीज, यानी कि सबसे पहले हमारा बीज बोया जाएगा। बीज, बीज के बाद उसकी निकलेगी बिंदु। बीज कहाँ निकला है? वो बिंदु हो जाती है ना, सेकंड बिंदु। पहला बीज प्रकार, दूसरा बिंदु। तीसरा पताका। पताका को आप बना लीजिए पत्ते। थोड़ा सा बीज बोएंगे, जब उसमें से बिंदु में से वो निकलेगा तो पत्ते निकलेंगे, पताका। 4th नंबर पर है प्रक्रिया। प्रक्रिया मतलब कि आप लगा लीजिए अब वो किस प्रकार फैलेगा, या फिर प्रक्रिया मतलब ऐसे ही लगाइए कि पत्ते अब किस प्रकार फैलेंगे। बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया। और 5वें नंबर पर है कार्य, यानी कि अब वो क्या कार्य करेंगे। तो बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया, कार्य, इसके 5 प्रकार होते हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सा निकल जाएगा? बिंदु और बीज, सी और डी। सी और डी किस में है? ऑप्शन नंबर सी में। तो सी जो हमारा है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। सी इज द राइट आंसर।
प्रश्न संख्या 43 है, अफ्रीका में रंगभेद तथा उपनिवेशवाद की स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? ऑप्शन ए पहला गिरमिटिया, बी जुगलबंदी, सी परिशिष्ट और डी तीसरी सत्ता। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ, जो ये सारे ही उपन्यास हैं हमारे गिरिराज किशोर के। गिरिराज किशोर का जो पहला गिरमिटिया है वो किस पर है? 1999 उसका प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पर है, जिसमें अफ्रीका में रंगभेद और उपनिवेशवाद की स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण इसमें किया गया है। इसका सही आंसर ए ही है, पहला गिरमिटिया। बी जुगलबंदी कब का है इनका? जुगलबंदी है इनका 1973 का, जिसका विषय क्या है? अंग्रेजी सत्ता का अंत और कांग्रेस के रूप में नए सत्ता वर्ग के उदय का अंकन। सी क्या है इनका? ये भी गिरिराज किशोर का ही है, परिशिष्ट, और 1984 का है, जिसमें क्या है विषय? तकनीकी शिक्षा संस्थानों में हरिजन विरोधी वातावरण का चित्रण। तकनीकी शिक्षा संस्थानों में हरिजन विरोधी वातावरण का चित्रण है इसमें। और डी है तीसरी सत्ता, ये भी गिरिराज किशोर का ही है। ये कब का है हमारा? 1982 का है। इसका विषय क्या है? आधुनिक नारी के दाम्पत्य संबंध में उत्पन्न जटिलताओं का अंकन। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला गिरमिटिया 1999 का है। प्रश्न संख्या 44 है, जेही पखी के नियर होई करह विरह की बात, सोई पखी जाए जरी तरबर होई निपात। ऊहात्मकता के अतिरिक्त उक्त पंक्तियों में व्यक्त भाव की क्या विशेषता है? ए है, इसमें प्रेम की विलक्षणता नहीं है। बी, कवि वेदना के स्वरूप विश्लेषण में नहीं, ताप की मात्रा नापने में प्रवृत्त है। सी है, इसमें विरह ताप की वेदनात्मक स्वरूप की अत्यंत विशद व्यंजना की गई है। या डी है, इसमें सत्रास युक्त श्रृंगार के कारण स्वाभाविक प्रेम की व्यंजना नहीं हुई है। तो इसका हमारा सही आंसर है जो वो है सी, इसमें विरह ताप के वेदनात्मक स्वरूप की अत्यंत विशद व्यंजना की गई है। 45 क्वेश्चन है, द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियां हैं समाज सुधार, गीति काव्य, स्वच्छंदतावाद या इतिवृत्तात्मकता। तो इसकी हमारा सही आंसर हो जाएगा इतिवृत्तात्मकता और समाज सुधार, यानी कि ऑप्शन ए और डी। चलिए, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ मैं अब 45 क्वेश्चन से 46 क्वेश्चन आगे आपके लिए लेकर आती हूँ अभी 1-2 दिन में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए।